मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 22 जून का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पेपर 1 से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला है एनसो से रिलेटेड, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, साइंस टेक में। उसके बाद योगांध्र है, इंटरनेशनल योगा डे पे सेलिब्रेशंस हुए हैं, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। रेयर ब्लड ग्रुप रजिस्ट्री इंटीग्रेशन एंड एडवांसमेंट इन ब्लड डिसऑर्डर टेस्टिंग इन इंडिया। ये रेयर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 1 का। जीएस पेपर 2 की बात कर लें तो पॉलिटी से रिलेटेड है। डीजीसीए ऑर्डर्स एक्शन अगेंस्ट इंडिया एयर इंडिया ऑफिशियल्स, और जम्मू कश्मीर की तरफ से स्टेटहुड की डिमांड करी जा रही है, एक आर्टिकल उससे रिलेटेड है। फिर जीनियस एक्ट और स्टेबल कॉइन रेगुलेशन है, ये यूएस का एक लॉ है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। फिर अगर हम देखें तो MI16 की न्यू चीफ एक महिला बनी है, ये यूके का इंटेलिजेंस एजेंसी है। और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है एक आर्टिकल में। फिर पेपर 3 का अगर हम देख लें तो ज्योग्राफी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, सुवर्ण रेखा रिवर में, जिसकी वजह से उड़ीसा के बालासोर में जो है वो फ्लड आए हुए हैं। और ओएनजीसी एक न्यूज़ था कि असम में एक ओएनजीसी का साइट था, वहाँ पे ऑयल गैस लीक हो रहा था, तो उस पर कंट्रोल पाया गया है, तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। फिर ऑपरेशन सिंधु है, जिसके तहत इंडियन सिटीजन जो ईरान में फंसे हुए हैं, ईरान और इजराइल के बीच वॉर स्टार्ट हो गई है, तो ऑपरेशन सिंधु के तहत इंडियन गवर्नमेंट ईरान से अपने सिटीजन्स को ले आ रही है, इवैक्यूएट कर रही है। फिर अगर हम देख लें नेक्स्ट न्यूज़, तो पाकिस्तान ने रिकमेंड किया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, नोबेल पीस प्राइज, उसके लिए वहाँ पे बात कही जा रही है। फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ है। और इसरो का प्लान है अबाउट सेकेंड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है अल नीनो सदर ऑसिलेशन। अल नीनो एनसो जो है, ये एक क्लाइमेट फिनोमेना होता है जिसके 3 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, वार्म, कूल एंड न्यूट्रल। और अगर हम एल नीनो की बात करें तो ये काफ़ी साइंटिस्ट के लिए टास्क रहता है कि डिसाइड कर पाना कि किस ईयर जो है वो एल नीनो है और नहीं है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। एनसो की अगर हम बात कर लें तो ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट फेनोमेना ऑन अर्थ। और इसमें क्या होता है कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, और जो सी का सरफेस टेम्परेचर है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। सरफेस टेम्परेचर, एयर प्रेशर और विंड्स अक्रॉस द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। एनसो के 3 फेजेस हैं, और एल नीनो, ला नीना और न्यूट्रल। एल नीनो में जो एवरेज सी टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, और ला नीना में जो है वो कूलिंग होती है, एवरेज सी जो सरफेस टेम्परेचर होता है उसकी कूलिंग हो जाती है। तो ये दोनों अपोजिट फिनोमेना होते हैं। और न्यूट्रल फेज की बात करें तो सरफेस टेम्परेचर जो है वो एवरेज के अराउंड रहता है। तो इस तरह से अल नीनो और ला नीना जो है वो डिफरेंट जो है वो तरीके से काम करते हैं, और इनको पूरा मिला के अल नीनो सदर ऑसिलेशन कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल था कि इसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने बताया है कि एक मॉडल जनरेट किया गया है जिसका नाम दिया गया है रिचार्ज ऑसिलेटर। और इसमें जो है वो ऐसे फीचर्स हैं कि ये बहुत सारे एनसो के जो की फीचर्स हैं उनको कैप्चर करेगा, और उसके बेसिस पे जो है बता सकेगा कि कितना वार्मिंग होना है, कितना कूलिंग होना है। तो इसके एनालिसिस में जो है वो इजी हो जाएगा।
फिर इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ है 21 जून को, और विशाखापट्टनम में योगांध्र 2025 सेलिब्रेशन हुए हैं। ये 11वां इंटरनेशनल डे था और ये इवेंट जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आर.के. बीच पे। और अगर हम यूएन की बात कर लें तो 175 कंट्रीज ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को अडॉप्ट किया है सिंस इट्स डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस। और 2014 में यूएन के द्वारा 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित किया गया था। और अगर हम ये योगांध्र कैंपेन की बात कर लें तो इसमें 2.17 करोड़ पार्टिसिपेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं अक्रॉस आंध्र प्रदेश, और इसकी वजह से 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हैं और 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हैं। और प्रधानमंत्री इस मौके पे आंध्र प्रदेश गए थे और वहाँ पे उन्हें इस इवेंट के दौरान कलमकारी शॉल और एक मोमेंटो प्रोवाइड किया गया है जो कि श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी ऑफ सिमाचलम का है। और इसी अवसर पे प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो कमेमोरेटिव स्टैम्प भी निकाला गया है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 से रिलेटेड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री प्लान कर रहा है जिसके तहत इंटीग्रेट किया जाएगा नेशनल रेयर डोनर रजिस्ट्री को ई रक्त कोष के द्वारा। ये एक नेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा फॉर ब्लड बैंक मैनेजमेंट एंड ब्लड अवेलेबिलिटी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहिमेटोलॉजी ने कोलैबोरेशन किया है और इसमें अराउंड 4000 लोगों का स्क्रीनिंग किया जाएगा, डोनर्स का, और उनका टेस्ट किया जाएगा। और ये जो रजिस्ट्री है इसकी वजह से हेल्प मिलेगी, जो भी पेशेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको वो आसानी से जो है वो ब्लड पा सकेंगे दुर्घटना या किसी भी स्थिति में। और जो अल्ट्रा रेयर टाइप ब्लड्स हैं जैसे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप, पी नल ब्लड ग्रुप, RH नल ब्लड ग्रुप, ऐसा माना जा रहा है कि इस रजिस्ट्री से के बनने से जो है वो इनके पेशेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर हम बात कर लें तो एक स्पेशल ब्लड स्क्रीनिंग किट जो है उसको भी डेवलप किया गया है इंडियन पेशेंट्स के लिए, जिसमें DNA टेस्ट का यूज़ किया जाता है रेयर ब्लड टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये जो है वो इससे रिलेटेड न्यूज़ थी। और इसके अलावा इसमें बताया गया है कि इंडिया में जो है वो हीमोफीलिया ए और वॉन वेली ब्रांड डिजीज़ से रिलेटेड टेस्टिंग कैपेसिटीज़ भी डेवलप कर ली गई हैं। और अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो इंडिया में ये काफ़ी प्रेवलेंट है और इंडिया में करीब 1.4 लाख हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, जो कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर है ग्लोबली आफ्टर ब्राज़ील। हीमोफीलिया एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें इम्प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग होती है, प्रॉपर तरीके से क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। और इसी तरह जो वॉन वेली ब्रांड डिजीज़ है ये भी एक जेनेटिक डिजीज़ होती है और इसमें भी जो है वो क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो फैक्टर्स जो हैं वो, जो प्रोटीन्स ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, वो इस बीमारी में नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो 12 जून को एयर इंडिया का क्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी एयरलाइंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से अपना जो सेफ्टी है, अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको चेक करें, और इसी के लिए जो स्क्रूटनी पूरी चल रही है। अहमदाबाद क्रैश में 12 जून को 242 से ज़्यादा पैसेंजर्स जो है उनकी मृत्यु हुई, बस एक पैसेंजर बच पाए थे। और उसके बाद से DGCA ने बोला है कि जो भी लाइसेंसिंग है, पायलट लाइसेंसिंग और जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी, उनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए ताकि इंश्योर हो सके कि इस तरह की घटनाएं ना हों। और इसी में इन्होंने अपनी जांच में पाया कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो एयर इंडिया को उन्होंने बोला है कि अपनी 3 टॉप ऑफिशियल्स को रिमूव करने के लिए उन्होंने बोला है, जो कि
फ्लाइट ऑपरेशंस और उनकी पोजीशंस को देखने का काम करते थे। और ऐसा एक्शन लिया गया है क्योंकि इनको जो है वो सिस्टमेटिक फेल्योर और मल्टीपल वायलेशंस पाए गए हैं उनके एक्ट में। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर ने डिमांड किया है कि अब उन्हें वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हमें स्टेटहुड प्रोवाइड किया जाए। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया था। उसके पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट रहता था जिसको स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे अंडर आर्टिकल 370 और 19 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। इसके बाद से वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस के बाद से जो नई गवर्नमेंट है तो उसका कहना है कि यहाँ पे अब चूँकि केंद्र सरकार ने कहा था कि इसको जो है वो स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा तो जल्द से जल्द जो जम्मू कश्मीर है उसको स्टेटहुड जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और अभी यूटी जम्मू कश्मीर यूटी की तरह काम कर रहा है। यूटी है एक, तो अभी जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो है वो देखी जाती हैं और उन्हें ज़्यादातर मामलों में अथॉरिटी होती है जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इसलिए अब वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को प्रोवाइड किया जाए। फिर एक न्यूज़ है, यूएस की सीनेट ने पास किया है गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स और इसको नाम दिया गया है जीनियस एक्ट। और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है फॉर रिजर्व बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज के लिए ये एक्ट वहाँ पे लाया गया है। और माना जा रहा है कि इससे जो डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बूस्ट मिलेगा। और अब इसके बाद वहाँ की सीनेट में पास होने के बाद ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाएगा और वहाँ पे फिर इसको पास कराना होगा। और वहाँ पे ये जो स्टेबल कॉइन रेगुलेशन बिल है उसे स्टेबल एक्ट कहा जाएगा। स्टेबल कॉइन्स को कमोडिटी बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज भी कहा जाता है और इनकी काफ़ी ग्रोथ हुई है हाल फिलहाल के दिनों में और इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2025 में अराउंड 251.7 बिलियन यूएस डॉलर्स के लगभग है। और जीनियस एक्ट पास होने के बाद से अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेबल एक्ट को पास कराना। और इसका जो एम है टू क्रिएट अ यूनिफाइड regulatory framework for potential issuers and excludes payment stable coins from federal securities law। चूँकि क्रिप्टो करेंसीज पे अभी ज़्यादातर कंट्रीज़ में बहुत एक्ट्स नहीं हैं तो इसको देखते हुए वहाँ पे ये एक्ट लाने की तैयारी की जा रही है। और स्टेबल कॉइन्स की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में इनका काफ़ी अभी ग्रोथ हुई है और ये बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ की कंपैरिजन में लेस वॉलेटाइल होते हैं। जैसे बाकी का जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जैसे कि बिटकॉइन है, इथीरियम है, ये सब, तो उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल यूएस में बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो FATF की एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि एक्चुअली 2020 में इंडिया ने एक मर्चेंट वेसल थी जो कि पाकिस्तान को जा रही थी और कांडला पोर्ट पे वहाँ पे इन्होंने इंडिया की तरफ से जो है वो उसको सीज़ किया गया और उसमें ऐसी चीज़ें थी, डुअल यूज इक्विपमेंट्स थे इसमें। और उसके बाद जो है वो FATF उस पर जांच कर रहा था तो उसने पाया है कि जो इक्विपमेंट्स थे उन्होंने पाया कि उसका जो लिंक है वो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स से है और ये जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होता है वो वहाँ के कंट्री के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट है। और जब ये पाकिस्तान जा रहा था तब इंडिया ने इसको रास्ते में सीज़ किया था और इसमें सेंसिटिव आइटम्स पाए गए थे काफ़ी सारे और वो ऐसे आइटम्स थे जो कि
MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के अंतर्गत बैन है। तो ये एक डेवलपमेंट है जिसमें FATF ने माना है कि हाँ NDC जो है वो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है। और ये जो पोर्ट था इसकी जो वेसल था इसका नाम था दा क्यूई यून। फिर MI16 से रिलेटेड एक न्यूज़ है। MI16 एक सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है। MI16 इसको कहा जाता है। इसका प्राइमरी मिशन होता है फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करना फॉर यूनाइटेड किंगडम। तो इसकी महिला चीफ बनी है, फर्स्ट महिला चीफ है, फर्स्ट वुमेन चीफ बनी है ब्लेजी मैट्रिवेली। तो ये एक नाम इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये एक टेक्नोलॉजिकल इनके पास एक्सपर्टीज़ है और एस्पेनेज में इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो पहली बार होगा कि यूनाइटेड किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको एक महिला जो है वो लीड करेंगी। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि जो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट है बाय इंडियन कंपनीज वो रीसेंट काफ़ी बढ़ गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो बाहर जो है वो उसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा है। और इसमें RBI के द्वारा एक डाटा बताया गया है जिसमें लास्ट डेकेड की बात कही गई है कि 2015 में जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट $4 बिलियन का था, अब वो बढ़ के $13 बिलियन हो गया है। और कोविड के बाद से ये इसमें थोड़ी कमी आई थी, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में ये काफ़ी इसमें इंक्रीज़ देखा गया है। और इंडियन कंपनियां जो बाहर जाके इन्वेस्ट करती हैं उसको कहा जाता है आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और 25 की बात कही गई है कि 2024-25 में ये $29 बिलियन तक पहुंच गया है। और माना जा रहा है कि इसके जो है वो चांसेस हैं कि फ्यूचर में और बढ़ने का। और अगर हम देख लें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ा है तो सिंगापुर, मॉरिशस, इन सब कंट्रीज़ में ज़्यादा बढ़ा है। सिंगापुर जो है वो टॉप डेस्टिनेशन रहा है ODI के लिए। उसके बाद US और UAE में इस तरह का इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज़ के द्वारा किया जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें बाहर की कंट्रीज़ इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं। और आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो जब इंडियन कंपनीज बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उससे रिलेटेड है। तो ये एक रिपोर्ट थी। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का देख लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ अभी ईरान और इजराइल के बीच वॉर स्टार्ट हो गई है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये एक नैरो चैनल होता है जो कि इराक को सेपरेट करता है फ्रॉम अरेबियन पेनिनसुला। और ये एक क्रूशियल चोक पॉइंट है फॉर ग्लोबल ऑयल सप्लाई। और इसके थ्रू पर्शियन गल्फ का गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी से जो है वो कनेक्शन होता है इसी स्ट्रेट के थ्रू। और ये एक की पैसेज पॉइंट है फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, UAE, कतर एंड ईरान। और इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है काफ़ी। तो ईरान में है ये। और ईरान ने कहा है कि अगर जो ये वॉर है ये बंद नहीं की गई और ईरान के अगेंस्ट इजराइल ने ज़्यादा कुछ किया तो वो उसको बंद करने की ईरान ने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद कर देंगे। तो अभी टेंशन बढ़ा हुआ है और इजराइल और अब US भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। US की तरफ से भी वहाँ के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट में अटैक किए गए हैं। और अगर हम अदर रूट की बात करें तो ये जो है इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है वो ऑयल सप्लाई के लिए हेविली रिलाई करता है बाहर की कंट्रीज़ पे। और इंडिया का जो क्रूड ऑयल है इंपोर्ट है वो 40% है। और इसमें 54% उसका जो लिक्विड नेचुरल गैस इंपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही होता है। और तो ये एक इंडिया के लिए काफ़ी
परेशानी होगी अगर ये स्ट्रेट को बंद कर दिया जाता है। अदर रूट्स की बात करें तो हम अल्टरनेटिव सी रूट्स भी हैं, जैसे कि लैंड बेस्ड पाइपलाइंस हैं, बनाई गई हैं जो कि ऑपरेट होती हैं अरामको के द्वारा सऊदी अरेबिया में और यूएई में। तो इन पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो ऑयल और गैसेस जो है वो आ सकती हैं। फिर फॉसिल फ्यूल फाइनेंसिंग को लेके एक रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 24 की एक रिपोर्ट है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट आउटलुक रिपोर्ट। तो ये नाम याद रखिए कि ये IEA की रिपोर्ट है 2024 की। और इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड के जो 65 लार्जेस्ट बैंक हैं उन्होंने फॉसिल फ्यूल सेक्टर पर जो है वो $869 बिलियन डॉलर खर्च किया है। तो ये काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। 2023 में ये $707 बिलियन US का था। और मेजर बैंक्स में SBI की बात कही गई है कि SBI जो है वो 15 मेजर बैंक्स में है जिन्होंने अपनी फाइनेंसिंग बढ़ा दी है फॉर फॉसिल फ्यूल्स। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस तरह से जो फाइनेंसिंग बढ़ाई जाएगी तो इसका एनवायरनमेंट जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस ट्रेंड को माना जा रहा है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से ये अच्छा नहीं है। और IEA हमेशा से एडवोकेट करता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ होना चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन किया जा सके, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कम किया जा सके। क्योंकि इन सारी गैसेस और ऑयल की वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनकी वजह से काफ़ी एनवायरमेंट पोल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो फ्लैश फ्लड्स आए हैं। सुवर्ण रेखा रिवर जो है उसमें बाढ़ आ गई है और इसकी वजह से उड़ीसा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी इसका असर पड़ा है और 50,000 से ज़्यादा लोगों को इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। तो उड़ीसा अगर देख ले तो इंडिया का सदर्न ईस्टर्न स्टेट है और फ्रीक्वेंटली जो है ये नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि साइक्लोन और फ्लड्स के द्वारा इम्पैक्ट इस पर पड़ता है। और मॉनसून सीज़न में सुवर्ण रेखा यहाँ से फ्लो करती है, ये अक्सर इसमें जो है वो बाढ़ आ जाती है। और गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे मेजर्स लिए जाते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी दिए जाते हैं ताकि जो है वो इम्पैक्ट कम से कम पड़ सके। फिर ONGC से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि ONGC ने बोला है कि इनके एक सेक्टर शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में असम में वहाँ से गैस लीक हो रही थी। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टीम और बाकी उसकी हेल्प से जो गैस लीक है उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। एक वेल था RDS 147A और इसकी वजह से वहाँ पे एनवायरनमेंट को काफ़ी खतरा था और वहाँ से भी जो आसपास के गांव थे उनको खाली करा लिया गया था। 1500 लोगों को एवैक्यूएट कराया गया था प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे, क्योंकि अगर गैस का लीकेज होता तो इससे आग वगैरह लगने का खतरा था। शिव सागर को अगर हम जान लें तो ये असम में है शिव सागर और ये रीजन जो है अपने ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं ऑयल कंपनी जो है वो उनका एक्सप्लोरेशन का काम चलता है और प्रोडक्शन का ये कॉमन है यहाँ पे। और इससे जो है वो इंडिया के एनर्जी सेक्टर के लिए जो है वो ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हम बात कर लें कि इवैक्यूएशन का, तो ये एक स्टैंडर्ड सेफ्टी मेज़र होता है जब इस तरह की कोई भी घटनाएं होती हैं। ONGC जो है वो एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए जो है वो इन्वॉल्व रहती है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ऑपरेशन सिंधु से रिलेटेड। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है ईरान से अपने सिटीजन्स को वापस ले आने के लिए, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और इसके लिए 2 एयरक्राफ्ट जो हैं वो भेजे गए हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स को
सेफली ईरान से यहाँ इंडिया वापस ले आ सकें। और तो ये ऑपरेशन सिंधु का नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा कोलंबो और श्रीलंका और नेपाल ने रिक्वेस्ट किया है वहाँ के रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने इंडिया से कि आप हमारे भी लोगों को वहाँ पे से ले आने में जो है वो हेल्प करिए। तो इंडिया इनको भी जो है वो उनके सिटीजन्स को भी लाने में हेल्प प्रोवाइड करेगा। और अगर हम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की बात कर लें तो यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर पे जो है वो इस साल वर्ल्ड योगा डे पे जो है वो योगा हुआ है और उसमें 1200 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ड्यूरिंग योगा एंड मेडिटेशन सेशन एट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर। और पाकिस्तान की तरफ से रिकमेंड किया गया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अपना डिसीजन कि वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 2026 का न्यूक्लियर पीस प्राइज़ देने का सपोर्ट करता है। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कहा गया है कि ट्रम्प की वजह से कोई भी मीडिएशन नहीं हुआ था और जो वॉर रोकी गई वो दोनों कंट्रीज़ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे दोनों कंट्रीज़ के आपस में बातचीत के बाद रोका गया था वॉर को। और वहीं पे यूएस की जो प्रेसिडेंट हैं वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा था उसको उनकी वजह से वो रुक गया। तो और इसी में पाकिस्तान के जो गवर्नर जो आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर ये यूएस गए थे, वहाँ पे लंच पे गए थे और वहाँ पे इनका सम्मान किया गया है। और उसी के बाद से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि ये यूएस प्रेसिडेंट के लिए जो है वो चाहते हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जा सके। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी लंबे समय से टेंशन्स चली आ रही हैं और अभी पहलगाम हमले के बाद से वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। दोनों कंट्रीज़ के बीच में 3 दिन तक वॉर चली थी। फिर अगर हम बात कर लें तो साउथ चाइना सी में भी जो है वो ईस्ट चाइना सी में जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है। और चाइना और जापान में सिंकाकू और डियाओ आइलैंड्स को लेके डिस्प्यूट है। वहाँ पे साउथ चाइना सी की बात करें तो वहाँ पे और भी कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स हैं जिसमें कि चाइना, पाकिस्तान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और इन सब के बीच जो है वो डिस्प्यूट है किसी न किसी तरह का टेरिटोरियल क्लेम को लेके। कोई कहता है कि ये आइलैंड हमारा है, जो भी स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट के आइलैंड्स हैं और जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से काफ़ी वैल्यूएबल हैं, तो वहाँ पे इशू चलता है इन लोगों का। और अभी चाइना और जापान में जो है वो ईस्ट और साउथ चाइना सी को लेके प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो यूएस और फिलीपींस और जापान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने जॉइंट कोस्ट गार्ड ड्रिल्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। और ये तीनों ही कंट्रीज़ ने चाइना इस एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट जो है वो इसके पहले वार्निंग दिया था कि आप जो है वो इस तरह के डिस्प्यूटेड रीजनल जो वाटर्स हैं वहाँ पे कोई एक्टिविटी ना करिए जिससे कि टेंशन और आगे बढ़े। फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज़ करके एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें 240 से ज़्यादा पैसेंजर्स की मृत्यु हुई थी, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया गया है। तो आज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला था और इसमें बताया गया है कि कैसे फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा जो है वो हम इस तरह की सिचुएशन में जो है पता करते हैं कि बॉडी किसकी है। फॉरेंसिक स्टडीज़ में भी इसका हेल्प होता है और पैटर्नल डिस्प्यूट में भी इसका हेल्प होता है। अगर इंसान की बात कर लें तो ह्यूमंस में 99.9% जो है वो आइडेंटिकल जीन्स होते हैं और 0.1 जो % जीन है वो डिफरेंट होते हैं और इनका यूनिक सीक्वेंस होता है और इन्हें शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कहा जाता है। जो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स हैं ये ही जो है वो एसेंशियल होते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए।
और इन्हें जो है वो कट करके डीएनए को फिर उसको फर्दर उसको ट्रीट किया जाता है किसी भी दुर्घटना और उस कंडीशन में, और फिर पता लगाया जाता है कि इंडिविजुअल का आइडेंटिटी को पता लगाया जाता है। और जो डीएनए सैंपल्स होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सीडेंट वगैरह के केस में ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी डीएनए जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, डिग्रेडेड हो जाता है। और प्रिजर्वेशन की बात करें तो हार्ड टिश्यूज़ और सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होते हैं उन्हें फ्रीजिंग -20 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, और सॉफ्ट टिश्यूज़ को जो है वो 95% एल्कोहल एथेनॉल में रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। और इसके पहले भी जो क्रैशेस हुए हैं उनमें जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया गया है। फिर दिल्ली आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि 16 जून को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया है कि सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 किलोमीटर इन फ्री स्पेस। आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के कोलैबोरेशन से ये अचीवमेंट मिला है। और क्वांटम कम्युनिकेशन की हम अगर बात कर लें तो इसमें फोटॉन्स का यूज़ किया जाता है, और ये क्वांटम फिज़िक्स पे आधारित है। फोटॉन्स का यूज़ करके उनके थ्रू जो है ये कम्युनिकेशन होता है। और इसमें ये बताया गया है कि अगर फोटॉन्स को बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश की जाती है तो इमीडिएटली जो है वो उसको पता लगाया जा सकता है। फिर आईआईटी दिल्ली की जो टीम थी वो प्रोफेसर भास्कर कांसेरी, इनकी टीम ने जो है वो मिलके इस पे रिसर्च किया है। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट माना जा रहा है। और इंडिया का जो नेशनल क्वांटम मिशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था, और उसके लिए 6000 करोड़ रुपीस तक का एलोकेशन किया गया था फॉर पीरियड 2023 टू 2031। और माना जाता है कि अगर हम फोटॉन्स का यूज़ करके कम्युनिकेशन में यूज़ करें तो वो काफ़ी सिक्योर होगा, लेकिन अभी इसमें फर्दर रिसर्च होनी बाकी है। फिर अगर हम इसरो से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि इसरो प्लान कर रहा है सेकेंड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का। डॉकिंग में 2 सैटेलाइट्स को जो है वो जोड़ा जाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और ये जो कैपेसिबिलिटी होती है ये क्रूशल है ताकि हमारा जो फ्यूचर मिशन है लाइक चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो। और जनवरी 16 में अगर हम बात करें तो पहला स्पेसडेक्स मिशन जो है वो हुआ था, जिसमें कि 220 किलोग्राम के दो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था इनटू 470 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट, और ये सक्सेसफुल रहा था। और इंडिया जो है वो रशिया, यूएस और चाइना के बाद ऐसा 4th कंट्री हो गया है जिसके पास जो है ये डॉकिंग का ये जो टेक्नोलॉजी है ये है। इन स्पेस डॉकिंग एक क्रूशियल टेक्नोलॉजी होती है फॉर वेरियस स्पेस मिशंस, और इसके थ्रू जो है वो स्पेस में रिफ्यूलिंग करने के लिए सैटेलाइट्स का, और जब क्रूड मिशंस जाते हैं तो उसके लिए इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसके जो फ्यूचर एप्लीकेशंस हैं इस टेक्नोलॉजी के हैं वो इंक्लूड करते हैं कि कैसे जो एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स इनको अपग्रेड किया जाए, स्पेस डिब्रीज को कैसे रिमूव किया जाए, और इसके अलावा लार्ज स्पेस हैबिटाट्स को डेवलपमेंट करने में भी ये जो है वो कारगर होते हैं। तो ये आज 22 जून से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी।